नमस्कार। आप देख रहे हैं संतोष पाठक ऑफिशियल। मेरे साथ हैं संतोष पाठक जी। स्वागत और अभिनंदन। बहुत बहुत धन्यवाद शिव जी, और संतोष पाठक ऑफिशियल यूट्यूब प्लेटफॉर्म के भी तमाम दर्शकों को नमस्कार। आरएसएस और बीजेपी में अब सब कुछ ठीक नहीं है और ये काफी समय से कहा जा रहा है। इसके परिणाम नहीं आ रहे। किसी में झगड़ा है दो भाइयों में और उस झगड़े का परिणाम आया कि एक ने एक पर एफआईआर कर दी, एक ने एक के खिलाफ गांव में शिकायत कर दी, पंचायत बिठा दिया, तो पता लग जाता है कि झगड़ा हो गया। अब यहाँ आरएसएस बीजेपी में नाराजगी तो है लेकिन उसके परिणाम नहीं आने शुरू हुए। अब कुछ परिणाम दिख रहे हैं और जब परिणाम दिखेंगे तो फिर लगेगा कि ये झगड़ा पक्का है। मोहन भागवत ने कहा आरक्षण खत्म कर देना चाहिए 2015 में। आरक्षण खत्म नहीं हुआ, परिणाम नहीं दिखा। उसके बाद फिर मोहन भागवत का बड़ा बयान आया कि मुसलमान और हिंदू का डीएनए एक है, इनके खिलाफ ज्यादा नाराजगी नहीं होनी चाहिए। लगातार हुई। यूपी में तो कल गाजियाबाद में एक मुस्लिम लड़की ने कुछ कहा तो उसके घर हिंदू युवक पहुंच गए, उसकी मारा पीटी की। फिर उसके बाद एक बड़ा बयान आया भागवत जी का। लोगों ने बड़ा कोशिश भी की कि सभी मंदिरों में मस्जिद ना खोजी जाए, सभी मस्जिदों में मंदिर ना खोजे जाए, शिवलिंग ना खोजे जाए। एक भी दिन खुदाई नहीं रुकी, रोज चालू रही। भागवत को लगा कि अब कैसे भी ये शतक है, जो कहते नहीं 99 पे कोई आउट नहीं होना चाहता। आरएसएस का शतक था। इस वर्ष का दशहरा 100 वर्ष पूरे कर चुके हैं। अब आरएसएस 101वीं वर्ष में प्रवेश कर चुका है। अब आरएसएस फ्री माइंड है, उसका शतक पूरा हो गया है। अब उसे 150 वर्ष जब होंगे पूरे तब उसे चिंता होगी खुशहाल आयोजन की, खुशहाल और कुशल आयोजन की। अब उसे कोई टेंशन नहीं है, कोई दबाव नहीं है, अब काम पर उतरेगा। और बिहार चुनाव में इसकी बानगी भी दिख रही है। हालांकि आरएसएस पूरी ताकत से बिहार में जुटी हुई है, लेकिन अब उन्होंने शाह के करीबी को घर बैठा दिया है। कौन है वो शाह के करीबी, क्यों बैठा दिया है, इस सब पर हम बात करेंगे संतोष पाठक जी से। पाठक जी, क्या खबर है? देखिए शिव जी, ये बड़ी खबर आपके सामने लाने से पहले कुछ देर बाद जो है राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की एक बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस होने वाली है जबलपुर में। 3 दिवसीय जो विचार मंथन चल रहा था, उस 3 दिवसीय विचार मंथन का आज आखिरी दिन। तो एक बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस आज होनी है आरएसएस की, और उससे पहले उस विचार मंथन, उस विचार बैठक से जो बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है वो दर्शकों के सामने रखूंगा। लेकिन जरा मैं दर्शकों को एक चीज बता देता हूँ। भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस, अगर दर्शकों को कई बार लगता है ना कि हम खबर दिखाते हैं तो हमें लगता है कि लड़ाई हो गई तो मोहन भागवत और मोदी आपस में फोन पे बात करके लड़ते होंगे, इस तरह से नहीं होता है। मैं थोड़ा सा दर्शकों को आरएसएस की कार्यप्रणाली के बारे में बता देता हूँ। आरएसएस अपनी तरफ से एक नेता को नियुक्त करता है, जो नेता बीजेपी के साथ कोऑर्डिनेशन करते हैं, समन्वय का काम देखते हैं। लंबे समय तक आरएसएस की तरफ से सुरेश सोनी हुआ करते थे। सुरेश सोनी अटल बिहारी वाजपेयी के दौर से लेकर नरेंद्र मोदी के शुरुआती दौर तक आरएसएस के तरफ से बीजेपी के नेताओं तक संदेशा पहुंचाया करते थे। तो आरएसएस अपनी तरफ से एक नेता तैनात करता है, और आरएसएस से एक नेता जो डेपुटेशन पर जाते हैं भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय संगठन महासचिव बनकर। लंबे समय तक पहले वो संजय जोशी हुआ करते थे, उसके बाद रामलाल हुए, और अभी जो है वो बीएल संतोष है। ये दोनों नेता कनेक्ट करते हैं एक दूसरे के संगठन के संदेशे को या निर्देश को पहुंचाने के लिए। आमतौर पर कई बार कोऑर्डिनेशन कमेटी की, समन्वय समिति की बैठक भी होती है। पिछले कुछ समय में कई बार बैठक हुई जिसमें जेपी नड्डा शामिल हुए, जिसमें कई बार अमित शाह शामिल हुए। और जो आरएसएस की बड़ी बैठक होती है उसमें जो 35-36 संगठन जो आरएसएस के बुलाए जाते हैं, उसमें बीजेपी के अध्यक्ष के तौर पर नड्डा भी जाते हैं, बीजेपी के राष्ट्रीय संगठन महासचिव के तौर पर बीएल संतोष भी जाते हैं। ये तमाम चीजें होती हैं। अभी जो आरएसएस की तरफ से जो बीजेपी के साथ समन्वय का काम देख रहे थे वो अरुण कुमार देख रहे थे। मुझे लगता है शायद 4-5 साल उनको हुए हैं, क्योंकि जब बीच में बदले, कई लोग बदले, तो उसके बाद अरुण कुमार आए। पिछले 5 वर्षों में अरुण कुमार का काम क्या था, अरुण कुमार का दायित्व क्या था, ये आपको जानना बहुत जरूरी है। अरुण कुमार आरएसएस की तरफ से, आरएसएस के प्रमुख मोहन भागवत की तरफ से बीजेपी तक संदेशा पहुंचाने का काम करते हैं। आरएसएस की भावना से बीजेपी को अवगत कराने का काम करते हैं।
आरएसएस के जो थिंक टैंक है या आरएसएस के जो सरसंघ चालक है या उनके जो सर कार्यवाह है, वो क्या सोचते हैं, भागवत साहब क्या सोचते हैं, दत्तात्रेय होसबोले साहब क्या सोचते हैं, आरएसएस की बैठक से क्या कुछ निकल कर आता है, ये जो तमाम चीजें हैं इसके बारे में वो संदेशा पहुंचाते रहे। लेकिन पिछले 5 वर्षों में वो एक तरह से नाकाम ही रहे। देखिए, मोदी सरकार अपने एजेंडे के हिसाब से काम करती रही। मोदी ने आरएसएस का कोई भी जो वक्तव्य है या आरएसएस की कोई भी जो सोच है उसको लागू करने की कोशिश नहीं की। हालत ये हो गई कि तमाम समन्वय की बैठकों के बावजूद 2024 के लोकसभा चुनाव में संघ की सुनी नहीं गई और ऐन चुनाव के बीच में भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कह दिया कि हमें जरूरत ही नहीं है, हमें राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की जरूरत ही नहीं है। और उसके बाद भारतीय जनता पार्टी के एक राष्ट्रीय महासचिव ने ऑफ कैमरा पत्रकारों से बात करते हुए कहा कि भैया बहुत दिन हो गए। जब हमने उनसे पूछा कि यार लंबे समय तक जो है भाई साहब कोई आरएसएस से डेपुटेशन पर बीजेपी में क्यों नहीं आया। अब जरा ये डेपुटेशन भी समझा देता हूं। लोगों ने सुना होगा आईएएस आईपीएस अधिकारी डेपुटेशन पे जाते हैं, लेकिन आरएसएस जिनको बिल्कुल कहते हैं ना कि संघर्ष के जरिए, दायित्वों के जरिए आरएसएस बिल्कुल अपने तरह से मजा हुआ अपनी सोच वाला व्यक्ति जिसको बना देता है, फिर लगता है कि नहीं अब ये अल्टी पल्टी नहीं मारेंगे, उनको वो डेपुटेशन पे बीजेपी में भेज देते हैं। नरेंद्र मोदी साहब जो है ना वो भी आरएसएस से डेपुटेशन पर एक जमाने में बीजेपी में भेजे गए थे। क्यों? क्योंकि सिर्फ प्रचारक बनकर रहना उनको गवारा नहीं था, उनको सत्ता में जाकर बैठना था। उन्होंने अनुरोध किया कि मैं जी जाना चाहता हूं, तो ठीक संगठन ने कह दिया, आरएसएस ने कह दिया चाहिए। मनोहर लाल खट्टर भी पीछे पीछे आ गए। मनोहर लाल खट्टर भी आरएसएस से डेपुटेशन पर आए हुए। आज की तारीख में कई सारे नेता डेपुटेशन पर आए हुए हैं जो अलग अलग पदों पर बैठे हुए। तो उनसे पूछा गया कि भैया आरएसएस से कोई बड़ा नेता डेपुटेशन में से तो आया नहीं पिछले 7-8 सालों में। तो उन्होंने कहा नहीं नहीं, अब तो हम इतने मजबूत है कि अब आरएसएस से डेपुटेशन पे हमारे यहाँ नहीं आएंगे, हमारे यहाँ से डेपुटेशन पे आरएसएस जाएंगे। यानी बीजेपी के उस राष्ट्रीय महासचिव का ये कहना था, उनकी भावना जो थी कि अब बीजेपी ये तय करेगा कि आरएसएस के चीफ कौन बनेगा। आपको क्या लगता है कि 10 पत्रकारों के बीच में, 15 पत्रकारों के बीच में जो बात कही गई हो वो आरएसएस चीफ तक नहीं पहुंची होगी? क्योंकि आमतौर पर जो पत्रकार बीजेपी कवर करते हैं वही आरएसएस कवर करते हैं। और वहां जो लोग बैठे थे उसमें 1 दर्जन के लगभग पत्रकार ऐसे थे जो पिछले 2-2.5 दशक से बीजेपी भी कवर करते हैं, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ भी कवर करते हैं। उसके बाद आया भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष का मसला। कायदे से आप कह सकते हैं कि 1 साल 1.5 साल, लेकिन कायदे से जेपी नड्डा का कार्यकाल जनवरी 2023 में खत्म हो गया और अब हम 2025 खत्म समाप्ति की तरफ है, क्योंकि नवंबर की शुरुआत हो गई। कोई भाजपा का अध्यक्ष नहीं बन पाए। पहले उनका कार्यकाल लोकसभा चुनाव का हवाला देते हुए जून 2024 तक बढ़ा दिया गया। जून 2024 के बाद कार्यकाल कब बढ़ा, कैसे बढ़ा, किसी को नहीं पता। अब आरएसएस अपना एक भी एजेंडा लागू नहीं करवा पा रहा था। फिर बात आई सबसे महत्वपूर्ण 75 वर्ष की। लगातार समन्वय समिति की बैठक हुई, लगातार कोऑर्डिनेशन कमेटी की बैठक हुई, लेकिन उस बैठक में भी आरएसएस अपने एजेंडे को लागू नहीं करवा पाए। फिर वो कहते हैं ना लाजे सर में, लाजे सर में एक बड़ा देहाती टर्म है कि लाजे सर में आरएसएस के चीफ को ये कहना पड़ गया कि नहीं भैया, मैंने 75 वर्ष का तो कोई नियम लागू किया नहीं था, मैंने जो कहा था वो न किसी दूसरे के लिए कहा था, यानी नरेंद्र मोदी के लिए, और ना ही मैंने उनको अपने लिए कहा था। तब आरएसएस चीफ को लगा कि भैया कुछ तो गड़बड़ चल रही है, कुछ तो मामला गड़बड़ चल रहा है। और वैसे भी सनातनी परंपरा में शिव जी, मैं थोड़ा सा आरएसएस की विचारधारा से बता देता हूं। एक हमारे यहाँ जो है कीट भृंग न्याय संहिता, ध्यान से मैं दर्शकों को बताता हूँ, आरएसएस बहुत मानता है इसको। कीट भृंग न्याय संहिता ये क्या कहता है कि जब आप किसी के साथ लंबे समय तक रह जाते हैं तो आप उनके प्रभाव में आ जाते हैं। तो इसलिए आरएसएस रोटेट करता रहता है, जिम्मेदारी बदलता रहता है। आप इसको ऐसे समझ लीजिए कि कांग्रेस पार्टी कवर करने वाले कई पत्रकार जो हैं वो कांग्रेस नेता से ज्यादा कांग्रेस के भक्त हो जाते हैं। इसी तरह से बीजेपी बीट जो कवर करते हैं वो बीजेपी से नेताओं से ज्यादा बीजेपी के भक्त हो जाते हैं, क्योंकि लंबे समय तक 24 घंटे उनके साथ रहना है। क्राइम रिपोर्टर में आप 20% रिपोर्टर छोड़ दीजिए, बाकी 80% रिपोर्टर आप देखेंगे कि पुलिस की भाषा ही बोलने लग जाते हैं, क्योंकि अपनी जिंदगी का एक अहम घंटा जो है, कई अहम घंटे वो पुलिस वालों के साथ बिताते हैं। तो कीट भृंग न्याय संहिता का पालन आरएसएस बहुत अच्छी तरह से करता है। अब जो खबर आ रही है, जो मेरे पास जो खबर आ रही है, उनको ये लग गया भागवत साहब को कि मैंने अपने जिस नेता को यानी अरुण कुमार को बीजेपी के साथ समन्वय करने के लिए भेजा था, जिनको मोदी साहब के साथ, अमित शाह के साथ समन्वय स्थापित करना था, वो या तो मोदी शाह के प्रभाव में आ गए, वो अमित शाह के करीबी हो गए,
वो आरएसएस की बात रख नहीं पा रहे हैं, अमित शाह से बात मनवा नहीं पा रहे हैं, और मनवा नहीं पा रहे हैं। लोगों को थोड़ा सा आश्चर्य लगेगा, मैं जरा बता देता हूं। लाल कृष्ण आडवाणी जिन्ना की मजाल पर जाकर कुछ कह कर आए थे, वापस आए, आरएसएस बौखला गया, आरएसएस नाराज हो गया। उस समय भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय संगठन महासचिव संजय जोशी हुआ करते थे, आडवाणी के हाथ से इस्तीफा लिखवा कर लाए थे। आडवाणी को इस्तीफा देना पड़ा था पार्टी के अध्यक्ष पद से। आडवाणी का कद उस समय सोच लीजिए क्या कद हुआ करता था, लौह पुरुष, पीएम इन वेटिंग, उनको इस्तीफा देना पड़ा। ये भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय संगठन महासचिव और आरएसएस की तरफ से जो समन्वय करते थे, उनका रुतबा हुआ करता था। आज बीएल संतोष साहब तो बोल भी नहीं पाते, जो संगठन महासचिव है, मोदी और शाह के सामने। जो चुनाव समिति की बैठक होती है उसमें नहीं बोल पाते, पार्लियामेंट्री बोर्ड की बैठक होती है उसमें नहीं बोल पाते। अरुण कुमार भी लगातार कोऑर्डिनेशन कमेटी की मीटिंग करते तो रहे, लेकिन अपनी बात वो लागू नहीं कर पा पाए। अब जो मेरे पास खबर आ रही है, सबसे बड़ी खबर आ रही है कि अरुण कुमार से जिम्मेदारी जो है वो मोहन भागवत साहब छीनने जा रहे हैं। तकरीबन ये फैसला हो चुका है, यानी अरुण कुमार जो है अब वो आरएसएस की तरफ से बीजेपी के साथ समन्वय का काम नहीं देखेंगे। उनको लगा कि ये नरेंद्र मोदी और अमित शाह के करीबी हो गए हैं, तो मोदी और अमित शाह के करीबी नेता को उन्होंने घर बिठा दिया है। और जिस नेता के बारे में ये कहा जा रहा है, मैं जरा बता देता हूं, अतुल लिमी। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में जो ऐतिहासिक जीत मिली, ये आरएसएस का दावा है, आरएसएस के लोगों का दावा है कि उसमें जो सबसे बड़ी भूमिका थी वो आरएसएस के नेता अतुल लिमिये की थी। और अतुल लिमिये जो है वो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के संयुक्त महासचिव है, पेशे से इंजीनियर है, एक कुशल रणनीतिकार माने जाते हैं, आरएसएस की विचारधारा को लेकर समर्पित है। मल्टीनेशनल कंपनी छोड़कर एक जमाने में खुद को आरएसएस के फुल टाइम प्रचारक के रूप में उन्होंने झोंक दिया था, और महाराष्ट्र के नासिक के रहने वाले, यानी फिर एक मराठी व्यक्ति को बड़ी जिम्मेदारी। और सोशल इंजीनियरिंग, ये जो सोशल इंजीनियरिंग का फॉर्मूला जो है शिव जी, सबसे पहले उत्तर प्रदेश में कल्याण सिंह के जमाने में अपनाया गया था। कल्याण सिंह के जमाने में जब मुलायम सिंह मुख्यमंत्री बने पहली बार, तो कल्याण सिंह को नेता विपक्ष बनाया बीजेपी ने, और उसके बाद 91 के चुनाव में मुख्यमंत्री का चेहरा बनाया, वो मुख्यमंत्री बने। तो जो सोशल इंजीनियरिंग की जो गोविंदाचार्य का जो फॉर्मूला था, सबसे पहले भारतीय जनता पार्टी ने इसको उत्तर प्रदेश में सफलतापूर्वक आजमाया। कल्याण सिंह बीजेपी के पहली बार पूर्ण बहुमत की सरकार चलाने वाले देश के सबसे बड़े राज्य उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने। उस समय उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड दोनों एक हुआ करता था। तो सोशल इंजीनियरिंग के माहिर नेता एक तरह से माने जाते हैं लिमे साहब, और महाराष्ट्र चुनाव का मैंने बता दिया कि पर्दे के पीछे से उन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। और अतुल लिमे का जो कार्यक्षेत्र था वो पश्चिमी महाराष्ट्र, रायगढ़ और कोंकण क्षेत्र तक सीमित था। इसके बाद उन्हें देवगिरी प्रांत, मराठवाड़ा और उत्तर महाराष्ट्र के सह प्रांत प्रचारक के रूप में काम करने की जिम्मेदारी दी गई। महाराष्ट्र की ग्रामीण अर्थव्यवस्था पर उन्होंने बहुत काम किया, और 2014 में महाराष्ट्र में भाजपा सरकार बनने के दौरान वो पश्चिमी महाराष्ट्र क्षेत्र के प्रमुख थे, जिसमें महाराष्ट्र भी आता था, जिसमें गुजरात भी आता था। गुजरात तो समझ ही गए होंगे, तो गुजरात की राजनीति भी समझते हैं, जिसमें गोवा भी आता था। तो अब लग रहा है आरएसएस प्रमुख को कि जो काम अरुण नहीं कर पाए वो काम अब अतुल लिमिये करते हुए नजर आएंगे। फैसला किया जा चुका है। संघ में इस तरह की जिम्मेदारी के लिए शिवजी औपचारिक ऐलान नहीं किया जाता, तो अनौपचारिक रूप से बहुत जल्दी इसकी जानकारी सामने आएगी, और फिर एक बात बिल्कुल साफ हो जाएगी, मोहर लग जाएगी कि मोदी और शाह के करीबी नेता को भागवत साहब ने घर बिठा दिया कि तुम काम तो कुछ कर नहीं पाए। हो सकता है उनको कोई और जिम्मेदारी दी जाए, वनवासी कल्याण आश्रम में इस तरह की कोई जिम्मेदारी दी जाए, लेकिन अतुल लिमिये को एक बड़ी जिम्मेदारी दी जा रही है, यानी मोदी और शाह के लिए परेशानी भरे दिन आने वाले हैं। और इस बात का फैसला ऐन बिहार विधानसभा चुनाव के बीच किया गया। चलिए, बात ये नहीं है, बात यह है कि आखिर जो बार बार ये व्यक्ति कहते थे अरुण कुमार कि मोदी और आरएसएस के बीच कोई विवाद नहीं है, जब भी कोई बात आई तो अरुण कुमार आकर बयान दे देते थे। हो सकता है आरएसएस को ये भी नाकबार लगाओ कि भैया हमारे पास तो विवाद की बात आती ही नहीं, हमारे पास कोई पूछने भी नहीं आता, तुम कह देते हो विवाद ही खत्म हो गया। कई चीजें हैं जो पर्दे के पीछे होती हैं, कई चीजें पर्दे के सामने आती हैं। हालांकि अब मधु लिमिये कितना आगे तक जाएंगे, अतुल लिमिये, शिव जी अतुल लिमिये, हाँ वो क्षमा चाहेंगे, अतुल लिमिये कितने आगे तक जाएंगे, पेशे से इंजीनियर थे,
नौकरी छोड़कर आरएसएस में 3 दशक पहले सम्मिलित हो गए। अब अतुल लिमये के सामने इस समय जो सबसे बड़ी जिम्मेदारी होगी वो बीजेपी और आरएसएस का कोऑर्डिनेशन, जो पूरी तरीके से बिखर चुका है। अरुण कुमार से हो सकता है बीजेपी इसलिए भी नाराज हो कि जब अरुण कुमार रहे तो जेपी नड्डा ने एक बयान दिया था, जो अभी आपने जिक्र किया कि हमारा अब आरएसएस से कोई मतलब नहीं है। उस बयान पर भी अरुण कुमार ने कोई खास प्रतिक्रिया नहीं दी। अब मान लीजिए हम दोनों लोग प्रोग्राम करते हैं और आप ये कह दो कि हमारा क्या लेना देना है, हमारा उनसे क्या मतलब है, प्रोग्राम कितने दिन चलेगा। सेम यही है आरएसएस और बीजेपी का। आरएसएस बीजेपी का एक सबसे महत्वपूर्ण पिलर है। आरएसएस जिस दिन हिलने लगेगा बीजेपी उसी दिन धराशायी हो जाएगी, दूसरे दिन को थोड़ी जाएगी। अब इस पूरे बाकिये पर सबकी निगाह है, पूरे सिस्टम में सब परेशान है। अब इस परेशान हाल का निराकरण क्या होगा, आरएसएस क्या कुछ और बदलाव करेगी बैठक में। अब इंदौर बैठक की प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी। हालांकि आरएसएस में बहुत कुछ इंटरनल हो जाता है, आरएसएस में बहुत कुछ समझा दिया जाता है। जैसे पिछली बार जब कहा गया तो आरएसएस ने अपनी बैठक में यह पास कर दिया कि अब नए संगठन महामंत्री प्रदेश स्तर पर नियुक्त आरएसएस नहीं करेगी, अपने नेता नहीं देगी संगठन बनाने के लिए, और कोई बहुत इमरजेंसी होगी तो एक आध दो जगह दे भी देगी। तो जिनका कार्यकाल अब पूरा होगा उन प्रदेशों के अब संगठन महामंत्री आरएसएस से नहीं आएंगे। अब नहीं आएंगे तो बीजेपी के सामने चुनौती हो जाएगी, क्यों आरएसएस के भाई साहब बड़े जिम्मेदार होते हैं। संगठन की बैठक हो, कोई कितना भी नाराज हो जाए, भाई साहब मुस्कुराते रहते हैं। भाई साहब का ये पहला गुण है। भाई साहब कभी तेज आवाज में बात नहीं करते हैं। भाई साहब का ये दूसरा गुण है। भाई साहब कभी सार्वजनिक नाराज नहीं होते हैं, ये तीसरा गुण है। भाई साहब आपका जड़ समेत पेड़ कतर देते हैं, आप पता ही नहीं लगता आपका पेड़ कब गिर गया, कब धराशायी हो गया, और भाई साहब की कैंची कब चली थी। तो ये जो भाई साहब वाले गुण हैं, ये फिर संगठन में कौन पहुंचाएगा, बीजेपी कैसे समझेगी। बीजेपी के सामने चुनौती बनती चली जा रही है, लेकिन चुनौती ये बिहार चुनाव के बीचों बीच संतोष पाठक जी समझ में नहीं आई कि जब दौड़ते हुए जा रहे थे तब तक घुड़सवार को घोड़े से उतार दिया गया कि अब नया घुड़सवार बैठ के दौड़ेगा घोड़ा। तो घुड़सवार जो बदला गया है उसमें कुछ आधा सेकंड, पौन सेकंड, चौथाई सेकंड जो समय लगा, तो उससे क्या नुकसान होगा। देखिए शिव जी, नुकसान तो हो चुका है, और ये नुकसान की शुरुआत तो मोदी शाह की जोड़ी ने नड्डा का इस्तेमाल करके 2024 के लोकसभा चुनाव के बीच ही कर दिया था। चुनाव के बीच अगर जेपी नड्डा भाजपा के अध्यक्ष ही कहे कि भैया हमें आरएसएस की जरूरत नहीं है, उसके बाद देखा आपने 400 पार का नारा दे रहे थे, बाद में 370 पे आ गए, और अल्टीमेटली जनता ने दिया कितना उनको, 240 पर आकर रोक दिया। अब ये देखिए कि बिहार का महत्वपूर्ण विधानसभा चुनाव चल रहा है, बीजेपी बुरी तरह से फंसी हुई है। बिहार उत्तर भारत का वो राज्य है शिव जी, जहां भारतीय जनता पार्टी अभी तक अपना मुख्यमंत्री नहीं बना पाई है। ये आपको लगता है कि भाजपा को दर्द नहीं होगा, भाजपा के कार्यकर्ताओं को दर्द नहीं होगा। विजय सिन्हा के तो उद्गार निकल गए थे बेचारे को, बाद में वापस लेने को कह दिया गया। अमित शाह अभी तक सपना उनका यही है कि जब हटे तो बिहार में भी एक सीएम बना के जाए, बिहार में मुख्यमंत्री बनाना, पश्चिम बंगाल में बनाना, केरल में बनाना, तमिलनाडु में बनाना। ये तो भारतीय जनता पार्टी के हर राष्ट्रीय अध्यक्ष और हर बड़े नेता का ये सपना होता है। और उस दौरान जब बीजेपी को आरएसएस की सबसे ज्यादा जरूरत थी, आरएसएस कहाँ है, मध्य प्रदेश के जबलपुर में। और क्या कर रहा है आरएसएस, आरएसएस ने वहां बैठक की, किसकी, 3 दिवसीय अखिल भारतीय कार्यकारी मंडल की बैठक की। और इस 3 दिवसीय अखिल भारतीय कार्यकारी मंडल की बैठक की जो शुरुआत है शिव जी, वो 30 को हुई, 31 को चली, आज 1 नवंबर है, तीसरा दिन है इस बैठक का। और जरा मैं बता देता हूं कि संघ कितनी गंभीरता से बिहार के विधानसभा चुनाव को ले रहा है, वो जरा बता दूं कि पिछले कई दिनों से संघ की पूरी इकाई जबलपुर में, मध्य प्रदेश के जबलपुर में बैठी हुई है। और इसमें कौन कौन है, बैठक की अध्यक्षता कर रहे हैं सरसंघचालक मोहन भागवत साहब, और उनके जो नंबर 2 है, जो एक्चुअल में एक तरह से मुखिया माने जाते हैं, वो उस बैठक में मौजूद है, दत्तात्रेय होतबोले साहब। अब जरा नीचे आ जाइए, संघ के सभी 6 सरकार्यवाह, डॉक्टर कृष्ण गोपाल, मुकुंदा, अरुण कुमार जिनको जिम्मेदारी दी गई थी, रामधर चक्रधर, आलोक कुमार और अतुल लिम्बी जिनको अब ये जिम्मेदारी दी गई, सहित सभी 11 क्षेत्रों, ध्यान से सुनिएगा, सभी 11 क्षेत्रों और 46 प्रांतों के संचालक, कार्यवाह, प्रचारक एवं निमंत्रित कार्यकर्ता सहित कुल 407 कार्यकर्ता इस बैठक में मौजूद है। तो बिहार सहित, झारखंड सहित
पूरे देश को जो उन्होंने 46 प्रांतों में बांटा हुआ है और 11 क्षेत्रों में बांटा हुआ है, वो सबके सब नेता तो मध्य प्रदेश के जबलपुर में 3 दिन से बैठे हुए हैं। और इस तरह की बैठकों में आमतौर पर भागवत साहब तो मोबाइल से बात कर लेते हैं, एक दो लोग और मोबाइल से बात कर लेते हैं, लेकिन सभी लोगों को मोबाइल इस्तेमाल करने की छूट वहां पर होती नहीं। तो बिहार में बीजेपी फंसी हुई है। मोदी शाह लगातार जोर लगा रहे हैं कि किसी तरह से हम चुनाव जीत जाए। गठबंधन को चुनाव जिताने के लिए जोर नहीं लगा रहे थे। बीजेपी सिंगल लार्जेस्ट पार्टी बने, इस बात का जोर लगा रहे हैं। और पूरी की पूरी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की ब्रिगेड जो महाराष्ट्र के विधानसभा चुनाव को जितवाने का क्रेडिट लेती है, जो हरियाणा के विधानसभा चुनाव को जितवाने का क्रेडिट लेती है, वो बिहार का चुनावी रण छोड़कर मध्य प्रदेश के जबलपुर में चिंतन करने बैठी हुई है कि भैया ये तो भाजपा तो हमारे हाथ ही नहीं आ रही, नरेंद्र मोदी अमित शाह तो हमारे हाथ ही नहीं आ रहे। बताइए, अटल बिहारी वाजपेयी जैसे नेता भी हमारी सुन लिया करते थे, हमारी नाराजगी की खबर सुनकर किसी को मनाने के लिए भेज दिया करते थे। यहाँ तो मान मनोबल तो छोड़िए, कोई पूछता भी नहीं है कि भाई साहब आप कैसे हैं। तो ये दर्द बयां कर रहे हैं, और ये दर्द नेशनल लेवल पर तो भागवत साहब का है, लेकिन ये जो अलग अलग प्रांतों से गए हैं, क्या ये दर्द बयां नहीं कर रहे होंगे शिव जी कि अपनी ही सरकार में उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ की पुलिस अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ताओं को पीटती है, और अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद, जेपी नड्डा का करियर यहीं से शुरू हुआ, अमित शाह का करियर यहीं से शुरू हुआ, बीजेपी के बड़े बड़े दिग्गज नेताओं का करियर यहीं से शुरू हुआ। यूपी में पिटाई, और उसके बाद चाहे मध्य प्रदेश हो, राजस्थान हो, छत्तीसगढ़ हो, वहां पर आरएसएस कार्यकर्ताओं की कोई सुन नहीं रहा। तो ये सब लोग अपना दर्द बयां कर रहे होंगे, और ये बड़ा बदलाव होने वाला है। और इस बड़े बदलाव के साथ ही आप मान लीजिए कि बीजेपी और संघ के बीच में जो तनातनी और जो लड़ाई चल रही है, वो एक नए दौर में पहुंचती हुई नजर आएगी। और आगे इससे जुड़ी कई खबरें, ब्रेकिंग खबरें भी जो होगी, वो भी हम अपने दर्शकों के लिए लेकर आते रहेंगे, क्योंकि हम दोनों संतोष पाठक और शिव कुमार मिश्रा, मतलब सच्ची खबर, सही खबर, निष्पक्ष खबर, क्योंकि हमारा एजेंडा बिल्कुल साफ है, न काहू से दोस्ती, न काहू से बैर, जिसकी खबर आएगी उसकी खबर देंगे और उसकी खबर लेंगे। चलिए, आपका आभार, धन्यवाद, नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद और नमस्कार।